जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। सभी साथियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों बताइए सभी साथी कैसे हैं, और सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग PYQ का क्लास नंबर 25 करने वाले हैं। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मेरे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठे। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता है सभी को आप अपने पेपर पर नोट डाउन करते जाएं और मुझे अंतिम में कमेंट करके बताएं कि आपका सही स्कोर कितना आ रहा है। तो दोस्तों आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है मेरे भाई, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। हमसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक शिक्षा, बी में है माध्यमिक शिक्षा, सी में है विश्वविद्यालय शिक्षा और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ प्राथमिक शिक्षा है। बताइए मेरे भाई, अगर प्राथमिक स्तर पर अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, आपका अच्छे से अगर बेस नहीं बनाया जाएगा तो फिर आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आधार स्तंभ क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रॉस ने विकास क्रम, क्या बोला है, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल कब से कब निर्धारित किया है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी 12 से 18 वर्ष तक, बी में है 13 से 19 वर्ष तक, सी में है 11 से 17 वर्ष तक और डी में है 12 से 19 वर्ष तक। बताइए मेरे साथी कब से कब तक रॉस साहब ने इसको डिसाइड किया है। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बताइए मेरे साथी बाल विकास का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा, बी में है बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, सी में है बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो मेरे भाई तो पहले ही गलत हो जाएगा। डी में बोला विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारण कार्य करते हैं। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचनाएं के द्वारा बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 सभी साथी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या बोला गया है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है। क्या बोला है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थियों प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। अब कह रहा है कि ऑटिज्म की मेरे साथी जो स्थिति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसके बावजूद भी ऑटिज्म से जो बच्चा ग्रसित है उनकी अच्छाई किन में होती है, मतलब वैसे बच्चे किस कार्य में अच्छे होते हैं, वो चीज हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में। क्या वैसे बच्चे लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में सक्षम है किसी के साथ भी। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ही कोई क्लास में बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आपके सामने ऐसा बच्चा है, तो क्या लंबे समय तक वो आपके आंखों से संपर्क बनाने में सक्षम है। तो आप सभी साथ इसको फील कर सकते हैं कि आखिर क्या होता है, क्योंकि आप सभी साथी शिक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, सी में क्या है दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में और डी में है विशिष्ट तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। बताइए ये किसमें अच्छे होते हैं मेरे भाई। तो ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं विशिष्ट तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है मेरे साथी, वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो। अब बताइए वो कौन सा विद्यालय है जो बच्चों के समाजीकरण में असफल रहते हैं, किस कारण से असफल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है धर्म विशेष के आधार पर संचालित है। जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित विद्यालय होंगे वो समाजीकरण में असफल होंगे ही होंगे। बी में है जाति विशेष के आधार पर संचालित होंगे, जाति विशेष के आधार पर भी होंगे तो वो समाजीकरण में सफल हो जाएंगे।
सी में है भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। अगर किसी एक भाषा के शिक्षण पर जोर देंगे उसमें भी उनका सामाजिकरण विफल हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए मेरे भाई। इसमें क्या बोला है, कुपोषण से ग्रसित बालक, यहाँ बोला जा रहा है कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं, बताइए। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं, कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है उनके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, उनके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है। बी में है वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। सी में है नींद कम आती है। और डी में है मेरे साथ ही उपयुक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं, बताइए। तो मेरे साथ ही ऐसे बालकों में आपको उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, ये भी आपको दिखेगा। वो अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, ये भी आपको दिखेगा। और नींद कम आती है, वो लड़का बेचैन रहने लगता है। तो आपको ये तीनों चीज देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है। बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे, बताइए मेरे भाई। आप एक शिक्षक है, ऐसा स्थिति अगर आपके क्लासरूम में बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस बच्चा के साथ क्या मार पिटाई करेंगे, बताइए क्या करेंगे। या आप अपने प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन करेंगे, या उसके अभिभावक से आप बात करेंगे, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए में है उस कक्षा में नहीं घुसने देंगे। बी में है उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। सी में है पाठशाला के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे। डी में है उसकी अनदेखी कर देंगे। बताइए मेरे भाई, अनदेखी तो नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है मेरे साथियों, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण। क्या बोला है, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक्कलन डैश के लक्षण है। बताइए जो आपको दिया गया है व्याख्या अनुमान अथवा नियंत्रण, ये प्रकल्पना डैश के लक्षण है, किसके लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पारंपरिक तर्कना, बी में है आगमनात्मक तर्कना, सी में है निगमनात्मक तर्कना और डी में है मेरे साथी वैज्ञानिक पद्धति। ये किसके लक्षण है, तो मेरे साथ ही ये किसके लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। किसके लक्ष्य है, वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, संवेगात्मक बुद्धि। हमसे क्या बोला है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। मेरे भाई ये हार्वर्ड गार्डनर का आ गया, क्या आ गया, इसमें हमसे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये दिए थे हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। तो अब जो ये संवेगात्मक बुद्धि है ये इनके कौन से बुद्धि से जुड़ा हुआ है हमको वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अंतः व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिक बुद्धि, बी में है प्राकृतिक बुद्धि, सी में है चाशुक स्थानिक बुद्धि और डी में है अस्तित्व परक बुद्धि। बताइए मेरे साथी ये हार्वर्ड गार्डनर साहब के किस बुद्धि से जुड़ा हुआ है, बोला है संवेगात्मक बुद्धि, सोच के बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंतः व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, कोई भी साथी को थोड़ा सा जरा सा कहीं कोई डाउट। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। राजेश जो है वो गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। जो उसका आंतरिक बल है समस्या को हल करने में पूरी तरह से जो विवश कर रहा है वह किस रूप में जाना जाता है, हमको उसी को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रेरक, बी में है संवेग, सी में है व्यक्तित्व विशेषक और डी में है प्रत्यक्षण। बताइए मेरे साथी किस रूप में जाना जा रहा है। तो मेरे भाई वो जाना जाता है प्रेरक के रूप में, वो उसको प्रेरित करता है कि तुमको ये काम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको सही कथन जो नहीं है उसको तलाशना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बी में है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी में है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। डी में है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों संचरित होना वंशानुक्रम है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी तो सही बोल रहा है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों संचरित होना वंशानुक्रम है, क्योंकि माता पिता की ही शारीरिक और मानसिक विशेषता से बालक में क्या होता है, गुणों का अवतरण होता है, मतलब गुणों का ट्रांसफर होता है। तो ये बात तो सही बोला है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर बी में बोला है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बात सही है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ये भी बात क्या है मेरे साथ सही है। इसका गलत जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, मेरे साथी हमसे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है, सबसे अच्छा गुण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण। बी में है अध्यापक के उच्च विचार। सी में है अध्यापक का साधारण चरित्र और डी में अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। बताइए मेरे साथी सबसे श्रेष्ठतम गुण क्या होगा। आप भी एक शिक्षक हैं, आप बताइए कि आप में सबसे श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए बच्चों के प्रति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक अच्छे शिक्षक का क्या है, सबसे श्रेष्ठतम गुण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। हमको अब बताना है कि पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास का क्रम इसमें से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए संवेदात्मक गामक काल। बी में और इसमें दिया है अमूर्त संक्रियात्मक काल, अमूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। बताइए इसमें से आपको कौन सही लग रहा है और कौन गलत लग रहा है। बी में है संवेदात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। सी में क्या है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। बताइए मेरे साथी। डी में है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदात्मक गामक काल और फिर है औपचारिक संक्रियात्मक काल और मूर्त संक्रियात्मक काल। इसमें सही कौन सा होगा बताइए मेरे भाई। तो सभी साथियों को पता है कि पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास का स्टेज कितना है, 4 है। तो हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए पियाजे साहब का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे साहब का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसका स्टेज कितना है मेरे भाई, इसका स्टेजेज है 4। कितना है 4। तो हम लोग चारों को देख लेते हैं। एक में क्या है सेंसोरी मोटर, दूसरा में क्या है प्री ऑपरेशनल, तीसरा में क्या है मेरे साथी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा में क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं मेरे साथी संवेदी गामक, संवेदी गामक। इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, इसको कहते हैं मेरे साथी पूर्व संक्रियात्मक। फिर तीसरा को क्या कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा को क्या बोलेंगे मेरे साथी औपचारिक संक्रियात्मक।
अब बताइए सभी साथियों को इसका क्रम पता चल गया। पहले क्या होगा, संवेदी गामक, सेकंड में होगा पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड में होगा मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ में होगा औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसका एज भी समझ लेंगे कि इनके कौन से स्टेज में बालकों का एज क्या क्या रहता है। तो इनका फर्स्ट जो है सेंसोरी मोटर, इसमें बालक रहता है 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशन में मेरे साथी रहता है 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट में रहता है 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल में रहता है 11 से 15 वर्ष। अब सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा संवेदात्मक गामक, जिसको हम लोग बोले हैं संवेदी गामक। देखिए हिंदी में ना आपको नाम बराबर कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, तो सभी साथी इंग्लिश में इसका नाम याद रखिए। तो क्या है यहाँ पे, संवेदात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल और मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। ये क्या है, ये आपके क्रम में है। पहले हो गया सेंसोरी मोटर, फिर हो गया प्री ऑपरेशनल, फिर हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में मेरे साथी फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में सभी साथियों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है, बताइए मेरे साथी। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है, उसके बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, बी में है अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सी में सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, सी में शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों पर निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, वही निर्मितवाद का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई डाउट तो आप लोग बेहिचक मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोगों को आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इसमें बोला है सीखने में अशक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में मेरे भाई कहा जा रहा है कि सीखने में अशक्त जो बच्चा डिसेबल्ड है उसके संबंध में कहा जा रहा है, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि तत्काल संबद्धता प्रदान करना, मतलब वैसे बच्चों को तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, वैसे जो बच्चे सीखने में अशक्त है उसको सहयोग पर बल देना है, तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलक लेवर्जिंग निम्नलिखित में से किस पार्ट से संबंध है। जो इतना जो तकनीक दिया गया है वह इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है वो हमको छांट कर बताना है। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है उपचारात्मक प्रत्युत्तर, बी में है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, सी में है संगठित अधिगम जिसको हम बोलते हैं इम्बेडेड लर्निंग और डी में है हस्तक्षेपी अधिगम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी ये संबंधित है संगठित अधिगम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्बेडेड लर्निंग। समझ में आया सभी साथियों को। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सा असाइनमेंट उपयुक्त है वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है विभिन्न विषयों थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। बी में संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। सी में है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। डी में बोला है उसे अपने समय व्यस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ये आपको सबसे इसके अनुसार बेस्ट ऑप्शन जाएगा जो बच्चों को असाइनमेंट तैयार करने के एवज में जो आप उसको होमवर्क देते हैं या उसको टास्क देते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन ने बोला था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। क्या बोला है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के
लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। अब जो ये योजना शुरू की गई है वह हमसे पूछा गया है कि कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो कौन सा सिद्धांत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है संज्ञानात्मक, बी में है मानवीय, सी में है व्यवहारवादी और डी में है समाज संस्कृति। क्या होगा मेरे साथी? तो ये हो जाएगा मानवीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। अब इसमें से बताइए कौन सा निरीक्षण है जो हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत का निरीक्षण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। क्या बोला है? विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। बी में बोला है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के लिए सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। सी में है शरीर के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। डी में है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो हमसे क्या कह रहा है कि कौन इस सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए मेरे साथी, इस सिद्धांत का समर्थन कर रहा है शरीर के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? बताइए मेरे भाई, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। बी में कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। सी में है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी क्या होगा? देखिए उपयुक्त में से तो कोई ना कोई है, तो ये जो पहले कट गया। फिर बोला है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, व्यक्तिगत भिन्नता में सब लोग अलग अलग होते हैं, इसमें कुछ भी समान नहीं होता है। फिर बी में बोला है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ये ऑप्शन एग्जैक्ट राइट जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये में क्या बोला था? दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता होना। ये बात सही है, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन कौन जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। बताइए मेरे साथी, शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता कैसे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में। सी में यह जानने में कि रणनीतियां को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए। तो बताइए मेरे साथी, और डी में उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब है। समझे मेरे भाई? तो ये तीनों क्या है, शिक्षा सिद्धांत में अध्यापक की बहुत सहायता करता है। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया है मेरे भाई? शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रोबेल द्वारा, बी में है स्पेंसर द्वारा, सी में है डीबी द्वारा और डी में है प्लेटो द्वारा। बताइए मेरे साथी किसने दिया है? तो ये दिए थे स्पेंसर द्वारा। ये किनके द्वारा दिया गया था? स्पेंसर द्वारा दिया गया था। चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? भूमिका निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि। बताइए हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भूमिका निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि। क्या मदद करता है भाई भूमिका निर्वहन विधि? तो ऑप्शन नंबर ए में अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। बात तो सही बोल रहा है, अभ्यास है जो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। बी में है आलोचनात्मक प्रेक्षण भी गलतियां को दूर कर सकता है। सही बात है मेरे साथी, आलोचनात्मक प्रेक्षण क्या करता है? आप जब किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? उपरोक्त दोनों। डी में बोला उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहाँ तो दो मिल रहा है, तो ये पहले कट जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है?
मेरे भाई आप एक शिक्षक हैं, आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय किस बिंदु को ध्यान में रखेंगे, वही बात यहाँ बताना है। तो सभी साथी सोचिए कि किस चीज को आप ध्यान में रख करके श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए बोला है अस्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना। बात सही बोला है मेरे भाई, आप जो भी शब्द को लिखेंगे वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके और आसानी से उसको दिख भी जाए। फिर पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना, आप जो भी लिखेंगे बच्चा उसको आसानी से पढ़ ले, तो बात सही बोल रहा है। बी में खाका खींचते समय विभिन्न रंगों की चौक का प्रयोग करना। बात सही बोल रहा है मेरे भाई, जब भी आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो विभिन्न तरह का चौक का यूज करेंगे तो बच्चा उससे क्या होगा, आकर्षित होगा और बहुत ही रुचि के साथ चीजों को देखेगा और सीखेगा। तो ये बात सही बोल रहा है। फिर बी सी में बोला है सीधी रेखा में खींचना, ये भी बात सही है मेरे भाई, सीधी रेखा में किसी चीज को आप खींचेंगे तो बच्चा को स्पष्ट दिखेगा। तो ए बी सी तीनों सही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों बिंदु को ध्यान में रखकर श्यामपट्ट का प्रयोग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या बोला जा रहा है, शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है। मेरे भाई शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है। जॉन डीवी यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी जाती है। मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक समझना है। शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है, जॉन डीवी के अनुसार यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी जाती है। अब बताइए, जॉन डीवी के अनुसार यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी जाती है। तो हमको इन चारों ऑप्शन में तलाशना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यथार्थवाद, बी में है आदर्शवाद, सी में है प्रयोजनवाद और डी में है मेरे साथी प्रकृतिवाद। क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयोजनवाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखिए मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक आप क्या नहीं करेंगे। बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए में है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, बी में है उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, सी में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, डी में श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी तब तक विद्यार्थी वर्ग में ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब क्या है, तीनों गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। बताइए मेरे भाई वो क्या कर सकता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, सी में विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना और डी में प्रदत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना, मतलब असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक जांचना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि मेरे भाई आप क्लासरूम में शिक्षक हैं, आप एक सुविधादाता हैं, जब तक आप विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं करेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। बच्चा समाज के बहुत सारी चीजों से वो क्या हो जाता है, डिसमोटिवेट हो जाता है, मतलब उसका मनोबल गिर जाता है। कहीं कहीं जो जाएगा अपनी बात को रखता है, उसकी बात को नहीं मानी जाती है तो वो हतोत्साहित हो जाता है। तो फिर उसको उत्साहित कौन करेगा, ये शिक्षक का काम है। चलिए आइए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, विद्यालय आधारित आकलन क्या है। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, बी में शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सी में सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, डी में परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है मेरे भाई, तो पहले ही कट जाएगा। ऐसा विद्यालय आधारित आकलन नहीं कहता है। ये जो क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन पहले ही गलत है। बी में शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ये भी बात गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी बात गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, यही विद्यालय आधारित आकलन का महत्वपूर्ण रोल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। बताइए मेरे भाई सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, बी में शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर,
सी में है सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। डी में है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। बताइए मेरे भाई, आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, तो वो करती है सीखने के सात्यतक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। एक शिक्षक को बताइए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। बताइए बात सही बोल रहा है क्या? बी में बोल रहा है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। मेरे भाई ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, तो पहले ही गलत हो जाएगा। सी में शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, वो गलती करने से बचेगा तो आप उसको सफलता के माप के रूप में लेंगे, ये तो पहले ही गलत हो गया। डी में क्या है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। सही बात है मेरे भाई, आप तुरंत उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। बच्चा जब संप्रेषित करेगा तो उसको खुद रियलाइज होगा कि वो कहाँ गलती कर रहा है। जब वो स्वयं से जब ठीक करेगा ना, वो अपना खुद सर्वांगीण विकास करेगा और खुद अपने अनुभव से सीखेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बताइए मेरे भाई, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। डी में है आत्मविश्वास, सहनशीलता। सी में है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। डी में है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा? सभी साथी कमेंट में बताइए कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बहुत विनीत, स्वयं में सीमित ये नहीं है, और नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता ये होंगे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण। आत्मविश्वास और सहनशीलता भी होंगे, वास्तविकता की स्वीकृति और स्व मूल्यांकन की योग्यता ये भी क्या होंगे? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण होंगे। तो इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई, तो आज का क्लास हम लोग का यही समाप्त हुआ। तो सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में कितना मार्क्स आ रहा है, और सभी साथी से आग्रह है कि उन्हें क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।